गुड आफ्टरनून सभी को। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट। ये हम लोग को वो कंडीशन पता करनी है। इसके लिए देखिए, अगर आप बुक में बना हुआ फिगर देखेंगे, ऐसे ही आप आर्बिट्रेरी रूप से दो सिस्टम्स ले लीजिए। एक हमने सिस्टम ले लिया ए और दूसरा बी। इसकी एनर्जी ई बता दी गई है, दूसरे वाले की एस। ठीक है। तो टू सिस्टम्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट बिटवीन वन अनदर। भाई अगर कॉन्टैक्ट कर दिया है आपने, तो हीट का एक्सचेंज इधर से इधर को, इधर से इधर को, माने ए से बी को, बी से ए को हो सकता है। कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट फ्रॉम ईच अदर। लेट देयर बी द टू सिस्टम्स ए एंड बी हैविंग स्पेसिफाइड वॉल्यूम्स VA एंड VB। इनके वॉल्यूम्स ही अज्यूम कर लीजिए। इसका वॉल्यूम VA है और इसका वॉल्यूम VB एंड स्पेसिफाइड टोटल एनर्जी E स्टार, यानी E स्टार इक्वल टू E प्लस E रेस आप लिखेंगे और E रेस इक्वल टू E स्टार माइनस EB लिख सकते हो। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। मैं फिर एक बार बता दूं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपने एक चीज जरूर सीखी है कि प्रोबेबिलिटी को नंबर जो हम एज्यूम करते हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। कैसा होता है? प्रोबेबिलिटी। मेरी बात हो रही थी मतलब अमित शर्मा जी से, जो नोबेल प्राइज विनर के साथ काम कर रहे हैं। तो हमने ऐसे ही पूछा, हमने कहा क्योंकि वो एक्चुअली जो कोविड-19 वाला है उस टीम में भी वो काम कर रहे हैं, जो वैक्सीन बनने वाली है USA में। तो हमने वैसे ही पूछा, मैंने कहा कि ये जो 90% या 80% लिखा रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने कम है 90% है तो 10% को नुकसान भी हो सकता है। तो उसने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि सर ये इतनी एडवांस स्टडीज़ के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि सारे घटनाक्रम प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही होते हैं। 100% परफेक्ट स्टडी एग्जैक्ट नंबर में कभी नहीं होगा। अब आप ये मान के चलें कि आप पेपर में पढ़ते हैं लगातार कि एक्सीडेंट भी होते रहते हैं रास्ते में। अगर हम ये मान के चलें कि एक्सीडेंट होते हैं तो मैं घर से ही नहीं निकलूँगा, कोई नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही वैक्सीनेशन में भी किसी को डरना नहीं है। जो 90% पे तो असरकारक है या 95% में असरकारक है, लेकिन जिस पे असर करेगी उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को आप बहुत हल्के में न लें, क्योंकि नेचर का जो डिस्क्रिप्शन है वो स्टैटिस्टिकल ही है। हर मैटर, हर सिस्टम की जो एनालिसिस है, स्टडीज हैं, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही है। आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो, वहां पे अनसर्टेनिटी लेनी पड़ती है, यहां प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ती है। ठीक है ना? अब हम लोग ने जो टाइटल डाल रखा है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट। आप ये अच्छे तरीके से जानते हो कि हीट का एक्सचेंज कंटिन्यूअसली होता रहता है, चाहे वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को हो रहा हो, लेकिन होता रहता है। इक्विलिब्रियम हम किस चीज को कहते हैं?
एक और बात आपको, क्योंकि आगे वाले टॉपिक में हमें डिस्कस करना है, तो कुछ मेंटली प्रिपेयर होने के लिए इनिशियल बातचीत करना ज़रूरी होता है। एक आपने बीएससी पार्ट 1 में एंट्रोपी पढ़ी होगी। एंट्रोपी क्या होती है, किसी को आइडिया है क्लास में? कोई बताएगा? हाँ बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो मूवमेंट होता है सिस्टम के पार्टिकल्स का, वो ऑर्डर्ड नहीं है। जो डिसऑर्डरनेस है एक तरीके से, वो एंट्रोपी की अभिव्यक्ति है। ज़्यादातर आप कंजर्वेशन लॉज की बात करते रहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेचर में सब कुछ के लिए कंजर्वेशन लॉज इंपॉर्टेंट है, और उसी से हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, कोई कंक्लूजन निकाल पाते हैं। एक एंट्रोपी ऐसी क्वांटिटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि डिसऑर्डर बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ती है लगातार। यूनिवर्स की ये माना जा रहा है कि एंट्रोपी कंजर्व नहीं होती है, बल्कि एंट्रोपी बढ़ रही है। आप अच्छे से जानते होंगे कि समाज में भी इतने सारे कार्यक्रम होते हैं कि समाज ऑर्डर्ड हो जाए, सुधर जाए, इतने सारे प्रोग्राम बनते हैं। आज से पहले आप सुनिए, इसके आप फ्यूचर में देखेंगे तो हम देखते हैं लगातार डिसऑर्डर समाज में भी बढ़ रहा है, हर जगह डिसऑर्डर ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिसऑर्डर एक लॉ ऑफ नेचर बना हुआ है इस फिजिकलिटी का। एंट्रोपी को जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसके साथ भी हमें रिलेट करना होगा। जब मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम कब माना जाता है? जब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है ना। और एंट्रोपी भी कहा जाता है कि उसी समय मैक्सिमम होती है, एंट्रोपी भी मैक्सिमम होती है। हालांकि इस टॉपिक में हम लोग नहीं इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, आगे वाला टॉपिक आप आसानी से उसको समझ लेंगे। तो पहले तो आप दो सिस्टम्स आपने ले लिए, टू सिस्टम्स। एक हमने ए सिस्टम लिया, दूसरा बी सिस्टम लिया। इसका वॉल्यूम VA है, इसका वॉल्यूम VB है। इसकी जो एनर्जी है वो E है, और बी वाले की E प्राइम या E डैश। टोटल एनर्जी दोनों की मिला के E स्टार हमने लिख दिया है। दोनों की मिला के जो बनती है उसको E स्टार कहा है। अगर हम E प्राइम का मतलब है बी सिस्टम की एनर्जी को कहना चाहते हैं तो E प्राइम माइनस E हो। कोई दिक्कत? When systems A and B are in equilibrium, the probability of system A and B possessing energies E and E dash respectively will be maximum। तब भी यही हम कहेंगे, probability ही की बात करी जाती है हमेशा। The probability of A possessing energy E, ये पुराना वाला रिलेशन और देख लीजिए। probability एनर्जी E प्राइम रखने की ये C ओमेगा E कहलाती है। आपने प्रोबेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का रिलेशन पहले डिस्कस किया हुआ है, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं। तो वेयर C इज ए कांस्टेंट, ओमेगा इज द नंबर ऑफ माइक्रो। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या दी थी? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए गिवन मैक्रोस्टेट। तो जो उनकी संख्या है वही आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिफाइन की जाती है। इन द रेंज E, किसी रेंज E और E प्लस D लिखा है कि डेल्टा E ले लिया, डेल्टा E नॉट ले लिया, जहाँ पे डेल्टा E नॉट वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ B, अगर हम दोनों के लिए इक्वेशंस लिख सकते थे, हमने E एनर्जी A की ली है तो A की हमने ये पहले लिख दी, और दूसरे वाले के लिए हम E प्राइम लिखेंगे, C ओमेगा E प्राइम।
ये भी हम लिख सकते हैं। और इसके लिए हम दूसरा, क्योंकि इसके लिए हम अलग सिस्टम है तो अलग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया, और ये अलग सिस्टम है इसके लिए हमने अलग से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया। अब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, तो पी ई और ई प्राइम का इकट्ठा कंबाइनिंग टू एंड थ्री क्या होगा, कंबाइनिंग 2 and 3 we have P E प्राइम इक्वल टू C, जो प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लिकेटिव होती है ओमेगा E, C प्राइम दोनों हो जाएंगे और ओमेगा प्राइम एक्चुअली जो प्राइम वाले हैं इस पर भी नोटेशन इन्होंने प्राइम लगा दिया है या डैश लगा दिया है। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, लॉग ले लीजिए दोनों साइड का, अगर हम लॉग ले लें टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स तो क्या होगा, लॉग पी ई प्राइम इक्वल टू लॉग सी आएगा प्लस लॉग सी डैश आएगा प्लस लॉग ओमेगा आएगा, लॉग ओमेगा ई आएगा प्लस लॉग ओमेगा प्राइम ई प्राइम आएगा, यही तो आएगा। फिर इसके बाद हम इसको, ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं थी, कहिए तो मैं आगे वाला मिटा दूं, यहां पे लिखता हूं दोबारा। इसी का आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेवर लॉग पी ई प्राइम बाई डेवर ई। क्योंकि जो सिस्टम है, अगर कोई हीट का एक्सचेंज हो रहा है, क्या एनर्जी का ही तो फ्लो हो रहा है, तो वेरिएबल पैरामीटर क्या है, प्रोबेबिलिटी और एनर्जी। तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट करा है, तो डेवर लॉग पी अपॉन डेवर ई। तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, तो हम C और C डैश वाले तो हम मतलब यहां लिखेंगे भी नहीं, सीधा डेवर लॉग ओमेगा ई, डेवर लॉग ओमेगा, इधर हमारी प्रोबेबिलिटी है और इधर क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा। ये हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा। ये हम ब्रैकेट में एनर्जी से संबंधित थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं, ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी, इसलिए ओमेगा ई लिखते हैं, डिवाइडेड बाय डेवर ई। पार्शियल डिफरेंशिएशन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा डेवर लॉग ओमेगा प्राइम ई प्राइम अपॉन डेवर ई, और साथ में डेवर ई प्राइम अपॉन डेवर ई। क्योंकि हम नीचे ई प्राइम लेके चल नहीं रहे, सिर्फ ई लेके चल रहे पार्शियल डिफरेंशिएशन में, तो जहां पे ई था वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे ई प्राइम था ये हमको करना पड़ेगा। इतना आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से जानते हो। तो अब जो है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यूज को अचीव कर लिया है, वो तो वैल्यू बदलनी नहीं है टोटल, तो ये 0 यानी कि इक्वल टू 0 लिख सकते हो कि नहीं। और दूसरी चीज ये है, ये इक्वेशन 1 जो लिखी हुई है ये वाली, इससे डेवर ई डैश अपॉन डेवर ई इक्वल टू क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है ना टोटल एनर्जी, -1, तो इसकी वैल्यू आप -1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, डेवर लॉग ओमेगा ई अपॉन डेवर ई माइनस डेवर लॉग ओमेगा प्राइम ई, जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, -1 इक्वल टू 0। इसको हम
ई प्राइम लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है, लिखा ही हुआ है, इसमें चेंज नहीं हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेवर लॉग ओमेगा ई अपॉन डेवर ई इक्वल टू डेवर लॉग ओमेगा प्राइम ई प्राइम अपॉन डेवर ई प्राइम, ये आपस में इक्वल हो गए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसको आप रख सकते हो, समझ सकते हो, डेवर लॉग ओमेगा अपॉन डेवर ई इक्वल टू डेवर लॉग ओमेगा प्राइम अपॉन डेवर ई प्राइम। ये जो हमने इसका जो हेडिंग डाल रखा है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट, जब भी दो सिस्टम्स थर्मल कॉन्टैक्ट में होंगे और उनके इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन ये है, इसको आप इक्वेशन नंबर अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए। तो thus according to statistical mechanics the two systems in thermal contact will be in equilibrium if their functions are equal। कौन से फंक्शन होंगे? वर्ड्स में अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो वर्ड्स में आप क्या कहेंगे? आप प्राइम से एक्सप्रेस जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप ब्रेन में ये सेट कर सकते हो, डेवर लॉग ओमेगा अपॉन डेवर ई, डेवर लॉग ओमेगा अपॉन डेवर ई। अब ये चूंकि फंक्शन होता है इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये चीज जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए, ए बी के साथ हो, चाहे ए के साथ सी लिया जाए, ए के साथ कोई डी लिया जाए या बी के साथ सी लिया जाए, नाम बदल सकते हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम बदल जाने पे भी दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी होंगे कि हर सिस्टम के लिए, चाहे वो ए हो बी हो, जो भी कांटेक्ट में होंगे, इनका ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो हमने अभी बनाया था ए बी, तो इसका डेवर लॉग अपॉन ओमेगा ई अपॉन डेवर ई कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी वो कंडीशन मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। और इसी चीज को इन्होंने कहा कि ये एक्चुअली किसके बराबर होता है? ये बीटा के बराबर है, जो हमने पिछले रटने वाले अंदाज में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी रट लीजिए कि एक्चुअली ये बीटा के बराबर होता है। बीटा बहुत पहले से जानते हो क्या होता है, हमने बताया था ना, बीटा इक्वल टू 1/20 और के जहाँ पे क्या है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन ने बहुत काम किया है, बोल्ट्जमैन का काम को बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसको निकालना ही चाहते हो तो इसको दोबारा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि ये इक्वेशन और मॉडिफाई करके लिख सकते हो, बीटा और ई लिखना चाहते हो तो डेवर लॉग ओमेगा अपॉन डेवर ई जब लिखते हो, ये लॉग ओमेगा का क्या है, बाहर अगर निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा डेवर ओमेगा अपॉन डेवर, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपको बीटा ई प्राइम लिखना है तो डेवर लॉग ओमेगा प्राइम अपॉन डेवर ई प्राइम लिखोगे तो ओमेगा प्राइम डेवर ओमेगा प्राइम अपॉन डेवर ई प्राइम लिखोगे। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। और फाइनली आपको ये भी लिखना पड़ेगा, जब ये कांस्टेंट इसके हिसाब से दोनों ही होते हैं तो बीटा ई इक्वल टू बीटा ई प्राइम रहेगा। ये एक चीज और करना है, मतलब अगर आप सिस्टम ए के लिए बीटा की बात कर रहे हो, सिस्टम बी के लिए बीटा की बात कर रहे हो, तो दोनों बराबर निकलेंगे। इसको भी हमने यहाँ पे लगा के दिखाया है कि ये चीज़ आपस में बराबर होती है, इसलिए ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और बीटा इक्वल टू 1/kT होता है। के वैसे बेसिकली ये भी रट के रखो ऑब्जेक्टिव के लिए, के बेसिकली रिडवर्थ कांस्टेंट के टर्म्स में किसी को याद है? रिडवर्थ कांस्टेंट के टर्म्स में याद है आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/N, ये भी आप माइंड में कर लीजिए। यहाँ पे R रिडवर्थ कांस्टेंट है और N क्या है? एवोगैड्रो, इसी से निकल सकता है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया है। अब हम लोग करने जा रहे हैं एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में
ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता रहा है और ये सिलेबस में हाईलाइट करके भी लिखा है। इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट में से माना जाता है। रटने को तो आप रट सकते हो, लेकिन फिजिक्स सीखने के लिए थोड़े और डेरिवेशंस की जरूरत है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। अभी हमने शुरुआत में आपको बताया था कि जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो ऐसी स्थिति में एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, ठीक है। और साथ साथ आप ये भी कहते हो कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है। तो ये आसानी के साथ आप कह सकते हो। इतना मैंने आपको पहले बता दिया था, इसलिए शुरुआती हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो एंट्रोपी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, बताएंगे आप? एस से रिप्रेजेंट करते हो। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को ओमेगा से। ये एंट्रोपी का मतलब होता है यहाँ पे हम एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी का मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखें, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी तो एस इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे ये चेंज हो रही है तो वो भी चेंज हो जाती है। तो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन, देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन, ये भी जो रिलेशन है वो बोल्ट्जमैन ने ही एस्टेब्लिश करके दिया था। अभी बुक में एक लैंग्वेज लिखी डिस्कवर्ड, अरे उन्होंने प्रपोज किया है, फॉर्मुलेट किया है। ये एक ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दिखाई दे, एक्सपेरिमेंटली डिस्कवरी होती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे लिखना चाहिए बोल्ट्जमैन फॉर्मुलेटेड और प्रपोज्ड द एंट्रोपी बोल्ट्जमैन रिलेशन। ये चीज़ें ध्यान रखने उसके लिए कि किसने निकाला, बोल्ट्जमैन, ठीक है। तो अब आप ये मान लीजिए कि एस इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा। दूसरी चीज, आप जो एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी आप पता है एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एस इक्वल टू S1 प्लस S2। अगर दो सिस्टम में दोबारा नहीं रिपीट कर रहा हूं ताकि टाइमली खत्म हो जाए। S इक्वल टू S1 प्लस S2 का मतलब जान गए होंगे, टोटल एंट्रोपी बात कर रहे हैं। दो आपने सिस्टम्स ले रखे हैं, तो एक की एंट्रोपी S1, दूसरे की S2 और नेट आपने S कर दिया। तो आपने अगर ये लिखा है, दूसरी चीज एक और इक्वेशन है तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 होती है। ये भी आपको पहले ही पता है पहले से। और अगर हम इसको लिखना चाहें S इक्वल टू S1 प्लस S2 तो इसका क्या मतलब होगा, F ओमेगा 1 F ओमेगा 1 लिख देता हूँ, ओमेगा ऐसा होगा प्लस F ओमेगा 2 लिख सकते हो। और यहाँ पे S इक्वल टू F ओमेगा लिखते हो तो हमने F ओमेगा लिख दिया, ठीक है। और दूसरा तीसरे इक्वेशन को यूज करोगे तो क्या लिखोगे, F ओमेगा इक्वल टू F ओमेगा 1 प्लस F ओमेगा 2। कोई प्रॉब्लम इस इक्वेशन को लिखने में? 4 S इक्वल टू S1 प्लस S2 कोई प्रॉब्लम नहीं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर S इक्वल टू F ओमेगा से S1 इक्वल टू F1 ओमेगा 1 लिख सकते हो, S2 इक्वल टू F2 ओमेगा 2 लिख सकते हो। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है, F1 ओमेगा 1 F2 ओमेगा 2, ठीक है। दो फंक्शंस अलग अलग ले लिए हमने। अब अगर इसको हम कुछ और मैथमेटिक्स कर लें, एक्चुअली इन्होंने F और F डैश ले लिए हैं, चलिए F डैश तक करते हैं। F को इन्होंने F1 F2 नहीं लिया है, सॉरी, फंक्शन को इन्होंने अलग नहीं लिया है, ये अलग चीज है। मैं इसको दोबारा यहाँ पर मिटाने के बाद इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ।
डिफरेंशिएशन का एक तरीका आपने और दूसरा सीखा है कि डेवर ओवर लिखने के बजाय सीधे एफ के बजाय एफ डैश लिख दिया, हो गया डिफरेंशिएशन, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली द अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन यू कैन हैव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। एक बार ओमेगा 1 से करिए आप, तो आप क्या लिखोगे, एफ ओमेगा की बजाय हम यहाँ पे एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2। देखिए बहुत टाइम ज़्यादा हो गया है, 5 मिनट खींच दूँ। एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो गया है, तो अब ये हो जाएगा ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2। और पार्शियली करते हैं आप, तो आप यहाँ पे ये इक्वेशन ये आ जाएगी, जो भी आएगा। इसी तरीके से ये ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में किया था, अब ओमेगा 1 वाले से करोगे तो एफ डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2 एफ ओमेगा 2 बचेगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू एफ डैश ओमेगा 1 अपॉन एफ डैश ओमेगा 2। आप देख लीजिए कैंसिल हो जाएगा, ये वाले तो कैंसिल ही हो जाएंगे, एफ ओमेगा 1 अपॉन एफ ओमेगा 2। इन जनरल आप लिख सकते हो ओमेगा 1 एफ डैश ओमेगा 1 इक्वल टू, या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ये लिखेगा तो ऐसे ही आप लिखोगे ओमेगा 2 एफ 2 ओमेगा 2। थर्ड अगर आता तो ओमेगा 3 एफ डैश ओमेगा 3 वो इक्वल टू, फिर फाइनली क्या लिखते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, तो F1 या ओमेगा एफ ओमेगा एफ डैश ओमेगा इक्वल टू के ही तो लिखोगे, है ना। अब इसको अगर इंटीग्रेट कराओगे, अगर ये लिखा हुआ है, एक इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है एफ डैश ओमेगा 1 या एफ डैश ओमेगा 1 इक्वल टू के अपॉन ओमेगा 1 लिख सकते हो भाई, इसको ओमेगा 1 को हम नीचे लिखे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एफ ओमेगा 1 इंटीग्रेट करा दिया, तो इंटीग्रेशन में ये लॉग ओमेगा 1 हो जाएगा, तो के लॉग ओमेगा 1। ऐसे ही आपका 2 के लिए आएगा, 3 के लिए आएगा, तो जनरलाइज होके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी आएगा, है ना। तो एस और एस इक्वल टू एफ ओमेगा होता है, तो जनरली एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा जनरल में लिख दिया जाएगा प्लस और सी 0 निकलता है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। फाइनली दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एस एंड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा। ये रिलेशन आप कर लीजिएगा, मैं यहीं फिनिश करता हूँ और नेक्स्ट टर्न पे जो भी 2 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स कर लेंगे।